एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेस ऑफ केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो क्लास 10th का विद्यार्थी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वह जेक बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का। तो गाइस, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है, एक लेसन है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो गाइस, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन दिए होते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है क्या? ये टॉपिक का नाम केमिकल रिएक्शन रखे क्यों है? ये केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है? तो इसमें कंप्लीट जानकारी हम देने वाले हैं आप लोगों को है। तो गाइस, केमिकल रिएक्शन शुरू करने से पहले आगे बता दूं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन होते क्या है। कोई भी सबस्टांस हम लोग देखते हैं, कोई भी सबस्टांस कुछ समय जैसे न्यू पदार्थ, जैसे न्यू लोहा एक आते हैं और उसको कुछ समय के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये जो उसमें जंग लग रहा है, लोहे को न्यू फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, रस्टिंग लग रहा है, आयरन में जंग लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और हम लोगों में भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कोई चाइल्ड जन्म लेते हैं तो वो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, और उस जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसका साइज चेंज होते हैं, जवान होते हैं, एजिंग बुढ़ापे होते हैं। तो गाइस, ये जो प्रक्रिया हो रहे हैं ये उसका पूरा केमिकल रिएक्शन यही तो होते हैं। तो गाइस, आखिर केमिकल रिएक्शन में हम लोग समझ क्या रहे हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होते हैं। द चेंज ऑफ ए सबस्टांस इन न्यू फॉर्म, सबस्टांस का नए फॉर्म में चेंज होना, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होते हैं, वह मेरा केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, तो हम डिफाइन किया है केमिकल रिएक्शंस, द चेंज ऑफ ए सबस्टांस इनटू न्यू फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ नए गुणों के साथ उत्पन्न होते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे हम लिए Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसको रिएक्शन कराते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो गाइस, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जिंक को जब H2SO4 से करा रहे हैं रिएक्शन, तो मेरा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना, और जिंक और H2SO4 जो मेरा बायां साइड दिख रहा है NHS, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये सिर्फ रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो मेरा दायां साइड दिख रहा है यानी RHS, जो दायां साइड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट यानी उत्पाद। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और यही केमिकल रिएक्शन में जो प्रत्येक सबस्टांस का जो सूत्र है, प्रत्येक सबस्टांस का जो फॉर्मूला है, उसको यदि उसके भौतिक अवस्था में दिखाएंगे, उसको यदि उसके फिजिकल स्टेट में दिखाएंगे, जैसे जिंक मेरा सॉलिड और H2SO4 लिक्विड, जिंक सल्फेट यानी ये एक्वस में बना, और हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बन रहा है मेरा, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन उसमें प्रत्येक सबस्टांस के सूत्रों को उसके भौतिक अवस्था में दिखाएंगे, वह मेरा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसका नाम, इस चैप्टर का नाम इसलिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन रखा गया है। तो इसमें हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रिएक्टेंट का डिफाइन करेंगे। रिएक्टेंट कहते हैं किसको? रिएक्टेंट 10 सबस्टांस विच टेक पार्ट ओनली इन केमिकल रिएक्शन, वैसा पदार्थ जो सिर्फ केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वह मेरा रिएक्टेंट दैट इज अभिकारक कहलाते हैं। और वो प्रोडक्ट 10 सबस्टांस आर फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो सबस्टांस बने, जो सबस्टांस उत्पन्न हुए, वह मेरा उत्पाद कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कहलाते हैं। तो गाइस, अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो है मेरा केमिकल रिएक्शन। जो देखें तो केमिकल रिएक्शन को आखिर हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का तरीका देखने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के तरीके। तो इसमें हम लोग देखेंगे वर्ड इक्वेशन। जो रिएक्शन लिखे हम जिंक, तो इसको वर्ड में लिखेंगे ZINC जिंक प्लस सल्फ्यूरिक
एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये मेरा हो गया वर्ड इक्वेशन में था। ये बना क्या मेरा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। और ये मेरा हो गया वर्ड में लिखे रिएक्शन को, और यही केमिकल इक्वेशन को हम लिख के दिखाएंगे। वर्ड में लिखे इसको डायरेक्ट लिख के दिखाएंगे Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन बनेगा मेरा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप लोगों को जिंक सल्फेट जैसे Zn जिंक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ये सब फार्मूला यदि समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो इसका एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ताकि उसे आप लोग देख लेना और आसानी से चैप्टर को कवर कर लेना है। तो ये मेरा हो गया वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का तरीके। अब हम लोग अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, कोई भी केमिकल रिएक्शन को आखिर हम लोग बैलेंस करते हैं। अगला टॉपिक मेरा यही होने वाला है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो केमिकल रिएक्शन को आखिर बैलेंस क्यों करते हैं, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। कोई रिएक्शन है मेरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मेरा MgO, तो ये रिएक्शन को ऐसा ही क्यों नहीं छोड़ देते हैं, इसको बैलेंस क्यों करते हैं। बैलेंस करने का सही रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कोई भी केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया का मास को ना ही बना सकते हैं ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को बनाते हैं तो उसको बैलेंस करना अनिवार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक होने वाला है मेरा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो अब हम टॉपिक डालेंगे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो इसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या आखिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। इसका मेन रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें कहता है मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना ही बना सकते हैं ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि इसको बैलेंस करते हैं। केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मेरा हम लोग जानते हैं कि ये वाटर है, और जो प्रोडक्ट में बना ये मेरा हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हम बताए थे कि जो मेरा बायां साइड दिखेगा, सीधे बायां साइड जो दिखेगा डायरेक्ट मेरा रिएक्टेंट कहेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड अभिकारक। और जो मेरा दायां साइड दिख रहा है RHS में वो मेरा प्रोडक्ट, दैट इज उत्पाद। आई होप ये आप लोगों को समझने में अच्छा लगा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग आसानी से सीखेंगे स्टेप वाइज मेथड से, यानी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप वाइज चरणबद्ध नियम के अनुसार इसको हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन को। तो हम लोग स्टेप वाइज बैलेंसिंग करना सीखेंगे, चरणबद्ध संतुलित करना। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्टेप वाइज बैलेंसिंग, चरणबद्ध संतुलित करना। इसमें स्टेप 1 में कहता है, स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। स्टेप 1 में राइट ए केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, इसको राइट ए केमिकल रिएक्शंस स्टेप 1 हम लोग सीखते हैं। स्टेप 1 में दिया राइट ए केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन को लिखा है एंड ड्रॉ ये बॉक्सेस, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे अराउंड ईच फार्मूला। प्रत्येक फार्मूले में एक बॉक्स लगाएंगे अराउंड ईच फार्मूला, इसमें का केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, लिखा है Fe प्लस वाटर बना मेरा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो ये बना। इसे बोला ये केमिकल इक्वेशन को लिखे एंड उसे बॉक्स में घेर दे। तो इसको हम बॉक्स में घेर दे रहे हैं।
बॉक्स में घर दे रहे हैं। स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में कहता है जितना एलिमेंट का संख्या है उसे काउंट करें। रिएक्टेंट में जो एटम की संख्या है और प्रोडक्ट में जो है उसे काउंट करें। तो इसमें दूसरा में कहता है काउंट द नंबर ऑफ दूसरा में कहा है कि एलिमेंट प्रत्येक तत्व का आइटमों को काउंट करें, चाहे वो रिएक्टेंट पे हो या प्रोडक्ट में। तब प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में काउंट करते हैं। तब तत्व क्या क्या है मेरा, Fe आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेरा है। और रिएक्टेंट में रिएक्टेंट रिएक्टेंट में आयरन की संख्या कितना है, 1। रिएक्टेंट में आयरन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1। और यही प्रोडक्ट में मेरा प्रोडक्ट में देखते हैं आयरन की संख्या 3 है, आयरन की संख्या 3 और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 4 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 4। अब इधर देखते हैं स्टेप 3 में कहता है दोनों साइड हम लोग देखेंगे, दोनों साइड देखेंगे जिस एटम की संख्या दोनों साइड में ज़्यादा होगा उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो इसमें Fe वाटर, ठीक है, Fe3O4 हाइड्रोजन। तो इसमें देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम, परमाणु का ज्यादा संख्या रिएक्टेंट में ज्यादा हो या प्रोडक्ट में, दोनों साइड काउंट करेंगे, देखेंगे और उसको हम बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन मेरा जो का यहाँ लिखते हैं Fe प्लस वाटर बना मेरा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन की संख्या 4 है और प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ 4 लिखे, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया। तो अब आगे हम ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, आगे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। स्टेप 4 बैलेंस रेस्ट पार्ट, बचे हुए भाग को अब स्टेप 4 को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस रेस्ट पार्ट, बचे हुए पार्ट को बैलेंस करते हैं। तो ऊपर रिएक्शन में मेरा जो आया सो लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ वाटर बना मेरा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया। जब ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो इस दौरान मेरा हाइड्रोजन की संख्या देखो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और यहाँ देखो आयरन की संख्या 1 है, यहाँ Fe आयरन की संख्या 3 है, तो आयरन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3Fe, ये हो गया मेरा बैलेंस। और स्टेप 5 में यदि नेसेसरी कंडीशन को हम लोग एरो में दिखाते हैं। यहाँ नेसेसरी कंडीशन यदि जरूरी हो तब लिखेंगे, नहीं तो प्रत्येक रिएक्शंस को उसके भौतिक अवस्था में लिख देंगे। जैसे Fe 3 टाइम्स ऑफ आयरन प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। आयरन मेरा हो गया सॉलिड, यस, वाटर लिक्विड, Fe3O4 ये मेरा एक्वस में आ गया और हाइड्रोजन ये मेरा गैस में आ गया। इसको हम कहेंगे कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। तो चलिए कुछ सवाल इससे हम लोग बनाते हैं। 1-2 सवाल इसे स्टेप वाइज करके बनाएंगे और कुछ सवाल डायरेक्ट बनाने का मेथड
सीखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बैलेंस करने का कुछ तरीका हम लोग सीखते हैं। बैलेंस करने का तरीका सीख लिया, कुछ इससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, वो तो बनाए हैं लाइन बाय लाइन स्टेप वाइज फार्मूला। इसको डायरेक्ट बना के देखते हैं कि कुछ सेकेंड मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो बनेगा मेरा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंगो नहीं बनना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप था मेरा, जो केमिकल इक्वेशन को लिखे उसको बॉक्स में घेरेंगे और दोनों साइड काउंट करेंगे जो संख्या है एटमों की। रिएक्टेंट के साथ मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, और प्रोडक्ट का साइड मैग्नीशियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1। तो सबसे पहले दोनों साइड में जो ज्यादा होता है एटम जिधर, उसको बैलेंस करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। और ऑक्सीजन जब यहाँ 2 किया ऑक्सीजन, तो फिर यहाँ मैग्नीशियम मेरा मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गया। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। तो मेरा हो गया कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं का कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें वियोजन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सुनने में लग रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट इज कॉम्बाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। 2 सब्सटेंस को कॉम्बाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है। सिंपल से याद रखना है, इसमें 2 दुश्मन को दोस्त में बदलता है। 2 दुश्मन को दोस्त में बदलता है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। 2 दुश्मन को जब दोस्त में बदलता है, दोस्त में बदलने के लिए कुछ तो एनर्जी लगता होगा, कुछ तो एनर्जी लगता होगा। वही एनर्जी को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज ऊष्माशोषी प्रक्रिया। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई दुश्मन है उसको हम लोग जोड़ने के लिए, मान सपोज करो कि किसी का बर्थडे है, किसी का जन्मदिन है, वो जन्मदिन में अपने जन्मदिन में उसको बुला रहे हैं। जान रहे हैं कि दोनों दुश्मन है, फिर भी वो दोनों को इन्वाइट किया, दोनों आए, ठीक। और उसके पीछे खर्च किया, खाना पिलाना, नाश्ता पानी, ये सब। उसके पीछे जो खर्चा हुआ वो मेरा एनर्जी हुआ, उसके पीछे जो खर्च हो रहा है वो मेरा एनर्जी हुआ। और वही जो दोनों को जोड़ने में जो मेरा एनर्जी लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 दुश्मन को जोड़ने में जो एनर्जी लगता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, दैट इज ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 सबस्टेंस आर कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। जिसमें 2 सबस्टेंस को, 2 पदार्थ को कॉम्बाइन करके नए पदार्थ बनाते हैं, नए प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा A प्लस बी मेरा रिएक्टेंट में हो जाएगा, यानी अभिकारक में। A प्लस बी को जब हम रिएक्शंस कराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा AB। यानी सिंपल से याद रखना है कि 2 प्रोडक्ट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से करा रहे हैं रिएक्शन, तो मेरा बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम Mg को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो मेरा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ बैलेंस कर दे रहे हैं सिंपल। यहाँ जब नाइट्रोजन को 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो मेरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ NH3, यानी अमोनिया। तो इसी प्रकार ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन का कुछ एग्जाम्पल। अब आगे हम देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताने के लिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 दुश्मन को जोड़ने में कुछ एनर्जी लग रहे हैं, कुछ एनर्जी इसका निकल रहा है। 2 दुश्मन को जोड़ने में कुछ तो परेशानी हो रहा है, कुछ तो एनर्जी निकल रहा है। तो जो एनर्जी मेरा निकल रहा है, जो एनर्जी वो दोनों को जोड़ने में लग रहा है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद बनाने के लिए जो एनर्जी लगते हैं वो मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, दैट इज ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
हम लोग देखने जा रहे हैं जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। इसमें होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे थे कि दो दुश्मन को जोड़ करके एक दोस्त बनाते थे, और इसमें ये तो बेमान है पूरा, वियोजन रिएक्शन पूरा बेमान है। ये पूरा जटिल, पूरा दोस्त को, गहरा दोस्त को तोड़ करके दुश्मन बना देते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब चुगली करके कुछ भी तरीके से उसे डिकम्पोज करके उसे दो या दो से अधिक फॉर्म में तोड़ देते हैं। जैसे ये मेरा एक सबस्टांस है, एक सबस्टांस को हीट करके डिकम्पोज कर दिया दो या दो से अधिक फॉर्म में, तो ये मेरा हो रहा है कि एक दोस्त को दो या दो से अधिक फॉर्म में तोड़ देना, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे चाहे हीट करके तोड़ें, उसे चाहे गर्म करके तोड़ेंगे, या उसे बिजली प्रभावित करके, विद्युत धारा प्रभावित करके उसको तोड़ेंगे, या तो उसको कोई कमजोर दोष होता है मतलबी दोष, उसको सिर्फ वेपर से ही, मतलब भाप से ही, चुगली करके ही उसे अलग कर देते हैं। तो ये सब मेरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, आखिर उसको तोड़ रहे हैं, कोई दोष को तोड़ करके दो या दो से अधिक फॉर्म में बना रहे हैं, तो उसका कुछ तो विधि होगा, कितने प्रकार के से तोड़े जाते हैं दोस्त को। तो पहला प्रकार है मेरा, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दोस्त को गर्म करके तोड़ते हैं, किसी सबस्टांस को गर्म करके एक फॉर्म से अधिक फॉर्म में तोड़ते हैं, वो मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाते हैं। तो मेरा पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग होता है कोई भी सबस्टांस को गर्म करके दो या दो से अधिक फॉर्म में तोड़ा जाए, वो मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल होगा मेरा, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे जैसे कोई रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी भी हम बोल रहे हैं कि ये सब अभी फार्मूला को नाम समझने में दिक्कत हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख करके ये सब फार्मूला को अच्छा से समझ लें, ये सब को नाम समझ लें, ताकि ये वीडियो देखने में और आसानी हो। तो ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यदि हम हीट करेंगे तो मेरा बनेगा सोडियम कार्बोनेट यानी 2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसको हम सिंपल बैलेंस कर दे रहे हैं, यहाँ 2 लिखेंगे तो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन, कोई सबस्टांस है, एक सबस्टांस इसको हीट कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक फॉर्म में टूट रहा है, तो ये मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरा हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कोई भी रिएक्शन में यदि हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्लो करवाएंगे, तो वो रिएक्शन में वो सबस्टांस टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो दूसरा मेरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन यानी विद्युत अभिक्रिया, विद्युत अभिक्रिया। इसमें हम लोग जैसे वाटर H2O लिक्विड, H2O मेरा लिक्विड है, इसमें हम लोग यदि इलेक्ट्रोलाइट से फ्लो करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट, तो मेरा वाटर टूट जाएगा, वाटर इंटू ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर देंगे, 2 टाइम्स ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस O2। ये मेरा देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कोई भी सबस्टांस को इलेक्ट्रोलाइट प्रभावित करके इसको तोड़ा जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और कोई सबस्टांस को हीट करके तोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। और एक और हम लोग देखेंगे, एक और रिएक्शन, इसको सिंपल ट्रिक से याद रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मल यानी हीट करना, कोई भी दोष को, गहरा दोष को उसको गर्म करके तोड़ा जाए, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। और कोई भी दोष को उसमें करंट गिरा के, मतलब कोई गहरा दोष हो वो अलग होना ही ना चाहेगा, कुछ भी कर दो उसमें, उसको कुछ भी किया जाए वो अलग होना चाहेगा नहीं, तो उसमें हम करंट प्रभावित करेंगे, तो करंट झटका लगेगा तो वो तो साइड होगा ही, झटका लगेगा तो वो साइड होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइट प्रभावित करेंगे तो वो दोष अलग हो जाएगा, तो वो डिकम्पोज हो रहा है, मतलब वो दूर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और तीसरा हम लोग देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें हम लोग सूर्य की प्रकाश
से तोड़ा जाए, मतलब सूर्य की प्रकाश सनलाइट से उसको तोड़ा जाए, दैट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा है मेरा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें हम लोग देखेंगे एजीसीएल को यदि हम सनलाइट से कराएंगे रिएक्शन, सनलाइट तो ये मेरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एजी प्लस क्लोरीन, फिर से हम AgBr इसको सनलाइट से कराएंगे रिएक्शन तो मेरा बनेगा 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस Br2, इसको बैलेंस करने के बाद 2 टाइम्स ऑफ Ag 2 टाइम्स ऑफ Ag। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोई रिएक्शन को यदि हम फोटो सनलाइट से भी कराएंगे रिएक्शन कोई सब्सटेंस को तो वो भी टूट रहा है, मतलब ये थोड़ा कमजोर था। और एक और हम लोग चौथा पार्ट जो आखिरी रहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है वेपर डिकम्पोजिशन। कोई भी दोस्त जो रहता है एकदम ये मेरा गहरा दोस्त है, ये सब कभी अलग नहीं होना चाहते, मतलब भी दोस्त दिल में चाह रहा है कि उससे ससुरा हम अलग हो जाएंगे, मतलब दूर जाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है ये मेरा दोस्त है, तो उसको हम कुछ अलग करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उसको कान में एक चुगली कर देते हैं, चुगली करने से टूट जा रहा है, मतलब उसको सिर्फ चढ़ा देते हैं, मतलब भाप देने से, मतलब वेपर देने से, दैट इज कॉल्ड वेपर डिकम्पोजिशन। सिर्फ उसमें भाप दिए, मतलब सिर्फ भाप दिए, सिर्फ उसको चुगली कर दिए तो वो दूर चल जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेपर डिकम्पोजिशन। तो हम कोई भी रिएक्शन को यदि कराएंगे वेपर डिकम्पोजिशन VD लिखें, वेपर डिकम्पोजिशन, इसमें हम लोग देखेंगे कोई भी रिएक्शन को यदि हम लोग करा रहे हैं कोई भी सब्सटेंस को, उसमें भाप प्रभावित कर रहे हैं, वेपर से करा रहे हैं रिएक्शन तो मेरा टूट जा रहा है। चौथा डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे जो है मतरबी दोष, मतलब वेपर डिकम्पोजिशन, उसमें अभिक्रिया, इसमें हम लोग कोई भी जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, इसको जब हम हीट करेंगे, इसमें जब हम वेपर से कराएंगे रिएक्शन तो मेरा बन जाएगा Fe2O4 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब इसमें सिर्फ हम इतना मतलब भी दोष था कि एक फॉर्म था, एक फॉर्म, इसमें सिर्फ वेपर इसको मतलब वेपर प्रभावित कर दिए तो ये 2 या 2 से अधिक फॉर्म में ट्रांसफर हो गया, मतलब दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, इसको 2 से कर देंगे तो आयरन मेरा 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 6 Fe2O3 हो गया, सॉरी Fe2O3 देखो 8 3 2 5 3 8 तो मेरा हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि वेपर डिकम्पोजिशन 4 प्रकार के हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े। पहला था मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम हीट करके तोड़े, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें विद्युत धारा प्रभावित करके तोड़े, तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जिसमें सूर्य के प्रकाश से हम किसी सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तोड़े, और चौथा जो आखिरी था वो है मेरा वेपर डिकम्पोजिशन जो उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें भी हम लोग 4 प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीख लिए। और मेरा जो है ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार सीखे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम ही सोचो, कोई भी गहरा दोस्त हो उसको तोड़ने के लिए, कोई भी गहरा दोस्त हो उसको तोड़ने के लिए पसीना तो निकलेगा ही ना, पसीना तो निकलेगा, मतलब परेशानी तो होगा, मतलब इतना परेशानी होगा, कोई भी एकदम गहरा दोस्त हो उसको तोड़ने के लिए इतना परेशानी होगा कि पसीना पसीना हो जाओगे तब टूटता है। तो वो जो हम परेशानी हो रहे हैं, जो मेरा एनर्जी एकदम पूरा तेजी से बाहर निकल रहा है, पूरा तेजी से एकदम बाहर निकल रहा है, मतलब पूरा तेजी से रिलीज हो रहा है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें हम बता रहे हैं कि कोई भी दोष को तोड़ने के लिए इतना मेहनत लगता है कि पसीना छूट जाता है किसी को भी, कोई अगर किसी दोस्त को गहरा दोस्त को तोड़ने के लिए इतना पसीना छूटता है कि वो सोचेगा उसको तोड़ने से अच्छा है कि चैन से बैठे, लेकिन फिर भी जो चुगलखोर इंसान होता है वो तो तोड़ना ही चाहे। तो उसको जो तोड़ रहा है, किसी दोस्त को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक फॉर्म में बना रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहला रहा है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यही मेरा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा मेरा, द एनर्जी इज रिलीज, वह ऊर्जा बाहर निकलता है किसी दोष को तोड़ने के लिए। द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट उत्पाद को बनाने के लिए जो एनर्जी बाहर निकलते हैं वो मेरा कहलाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियादायी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये समझने में कोई दिक्कत आई होप नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो है मेरा तीसरा रिएक्शन है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता है जो ज्यादा शक्तिशाली सब्सटेंस होता है, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस, वो कमजोर वाला को अपने, जैसे जिंक और H2SO4 लिए, तो इसमें जिंक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये जिंक और कॉपर सल्फेट लिए, ठीक। तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो कॉपर सल्फेट को कॉपर और सल्फेट अलग कर देंगे, मतलब कॉपर सल्फेट से सल्फेट को डिकम्पोज करके डिस्प्लेस करके अपने में ले आएंगे। मतलब इसे साफ निष्कर्ष निकल रहा है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कमजोर वाले को अलग करके उसका सामान छीन करके अपने ओर ले आते हैं। जैसे कोई रिएक्शन से, जैसे है मेरा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है, तो ये मेरा जिंक मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सल्फेट जो टूटता है मेरा Cu2 प्लस SO2 2 माइनस में टूटता है, तो इससे जो SO4 2 माइनस है, जो सल्फेट आयन है, इसे जिंक अपनी ओर ले आए, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है तो जिंक बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर से बच जाए।